नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पीईटी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। और यह जीएस यानी कि सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट है, जिसके अंतर्गत आज हम इतिहास विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और मौर्य वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। और आज हम गुप्त वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। तो हमें बताना है कि वो कौन सा शासक था दिए गए विकल्पों में से जिसने 4 अश्वमेधों का संचालन किया था। तो प्रवरसेन प्रथम ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए थे। नेक्स्ट है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमें बताना है कि भारत का नेपोलियन यह किसकी उपाधि है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, समुद्रगुप्त। और किसने कहा। तो विंसेंट स्मिथ ने। याद रखिएगा साथियों, एक इतिहासकार हैं विंसेंट स्मिथ। इन्होंने ही समुद्रगुप्त को क्या कहा था कि भारत का नेपोलियन यह संज्ञा दी थी। और किस लिए दिया था, क्योंकि समुद्रगुप्त गुप्त वंश का वह शासक था जो कि एक कुशल योग्य सैनिक सेनापति के साथ साथ एक प्रशासक था। और इसने कभी भी हार का सामना नहीं किया था। इसने उत्तर भारत यानी आर्यावर्त और दक्षिण भारत दोनों की तरफ अपना जो है साम्राज्य विस्तार किया, अनेक राजाओं को पराजित किया, किंतु कभी भी पराजित नहीं हुआ था। और इसकी वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर ही इसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। आगे है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम है देवगुप्त। बताइए वो कौन सा गुप्त वंशी राजा है जिसका एक नाम देवगुप्त भी है। तो वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका विक्रमादित्य उपाधि है। इनका एक अन्य नाम है देवगुप्त। और देवगुप्त के साथ ही साथ देवराज या देवश्री भी नाम मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वो कौन था। तो बताइए कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ये वो प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और मेहरौली का जो स्तंभ लेख है साथियों, इसके अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना भी कराई थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद का जो स्तंभ है यानी कि प्रयाग प्रशस्ति लेख, यह समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्रदान करता है विशेष रूप से। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और जो प्रयाग प्रशस्ति है यह किसने लिखा है साथियों। तो हरिसेन ने। इनके बारे में भी जानते रहिए। हरिसेन द्वारा लिखित है प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद का स्तंभ लेख, जिसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। आगे है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है। तो दिए गए विकल्पों में से किसका लेख प्रयाग प्रशस्ति पर मिलता है, यह हमें बताना है। तो बताइए सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जहांगीर का। किसका मिलता है, जहांगीर का लेख मिलता है। पृथिव्या प्रथम वीर यह उपाधि किसकी थी। बताइए पृथिव्या प्रथम वीर यह उपाधि किसने धारण किया था। तो समुद्रगुप्त ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके बाद उसने पृथिव्या प्रथम वीर की उपाधि धारण की थी। जिसका अर्थ क्या होता है। तो अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी न हो, या पृथ्वी का प्रथम वीर। नेक्स्ट है कि कौन सा राजवंश हूणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। यानी कि किस राजवंश के समय में हूणों ने आक्रमण किया था, यह हमें बताना है। तो गुप्त वंश के समय में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। हूणों का जो पहला भारतीय आक्रमण होता है वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के समय हुआ था। और स्कंदगुप्त के हाथों
हुड़ जो है बुरी तरह पराजित भी हुए थे। आगे है कि हुड़ों ने भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में? तो स्कंदगुप्त के समय में किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और स्कंदगुप्त के हाथों हुड़ पराजित भी हुए थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुड़ों को पराजित किया था। बताइए कि स्कंदगुप्त ने जो हुड़ों को पराजित किया था ये कहां पे देखने को मिलता है? तो एक स्तंभ लेख है, उसका नाम है भीतरी स्तंभ लेख। तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भीतरी नामक स्थान पर भीतरी स्तंभ लेख मिलता है। कहां पे? यूपी का एक जिला है गाजीपुर, वहीं पर भीतरी स्तंभ लेख मिलता है और इसी में हुड़ों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। आगे है कि शक विजेता किसे जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता के नाम से भी जाना जाता है। शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अगला प्रश्न है कि रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? रजत यानी कि चांदी के सिक्के जारी करने वाला जो शासक था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय। तो साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत यानी कि चांदी के सिक्के जारी करवाए थे, जिसका नाम क्या था? रूप्यक। याद रखिएगा, रूप्यका या रूप्यक, कहीं कहीं रूपक भी देखने को मिलता है। आगे है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो फाहियान जो कि चीन का एक प्रसिद्ध यात्री था और यह भारत किसके समय में आया था ये हमें बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो साथियों, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान भारत में आया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय यात्रा में फाहियान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया है। तो बताइए कि ये स्थित कहाँ है? तो जिस अस्पताल का उल्लेख फाहियान ने किया है वो पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में जो पटना है यहीं पर स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। चीनी यात्री फाहियान जो कि गुप्त काल में भारत आया था, उसने अपने लेख में एक बहुत बड़े अस्पताल की स्थापना की जिक्र की है जो कि पाटलिपुत्र नगर में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें उसने बताया है कि देश भर से रोगी यहाँ पे इलाज कराने के लिए आते थे और निर्धनों को यहाँ पर जो दवाएं थी वो निःशुल्क प्रदान की जाती थी। इसके साथ ही साथ भोजन भी उन्हें उपलब्ध कराया जाता था। आगे है कि चंद्रगुप्त के नवरत्नों में से निम्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो साथियों, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो नवरत्नों में से हमें बताना है कि ज्योतिष से संबंधित कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छपड़क। याद रखिएगा नाम, छपड़क जो है ये ज्योतिष से संबंधित थे, एक प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर यानी कि ज्योतिषी थे। नेक्स्ट है कि कालिदास किसके शासनकाल में थे? तो जो नवरत्न थे इनमें कालिदास भी संबंधित थे जो कि संस्कृत के एक बहुत बड़े कवि माने गए हैं। संस्कृत के बहुत बड़े रचनाकार हैं साथियों कालिदास, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और नवरत्नों में से इनका प्रमुख स्थान था। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है, यानी दिन और रात होता है? यह किसने सबसे पहले बताया? तो आर्यभट्ट द्वारा बताया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। और इनकी एक कृति है यानी रचना है, प्रसिद्ध रचना है, उसका नाम बताइए। तो साथियों नाम है आर्यभट्टीयम। याद रखिएगा, आर्यभट्टीयम यह किसकी रचना है? तो आर्यभट्ट की रचना है। आगे कि अधोलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है दीनार। याद रखिएगा, गुप्तकाल में जो सोने के सिक्के चलाए गए उन्हें दीनार कहते थे। इसके साथ ही साथ चांदी के सिक्के को रूप्यका अथवा रूपक भी कहा जाता था। आगे की गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को नाम दिया गया था। रजत यानी चांदी के सिक्कों को तो रूपक, अभी हमने व्याख्या में देखा, रूपक कहा जाता था। आगे की सती प्रथा का प्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो सती प्रथा के बारे में सबसे पहली बार कहां से वर्णन मिलता है? तो एरड़ अभिलेख से। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों सती प्रथा का प्रथम जो अभिलेखित साक्ष्य है वो एरड़ अभिलेख से प्राप्त हुआ है और यह अभिलेख 5 से 10 ईस्वी का है। कब का है? 5 से 10 ईस्वी का है और यह भानुगुप्त उस समय शासक थे, भानुगुप्त से संबंधित अभिलेख है और इसी अभिलेख में सबसे पहले सती प्रथा का जिक्र किया गया है। और किसमें? इसमें जो है गोपराज नामक एक सेनापति था,
इसी की स्त्री के सती होने का उल्लेख इसमें मिलता है। आगे की गुप्त संवत की स्थापना किसने की? बताइए कि गुप्त संवत चलाने वाला गुप्त वंश का कौन सा शासक था? चंद्रगुप्त प्रथम था। चंद्रगुप्त प्रथम जैसे ही राजगद्दी पर बैठता यानी 319 बीस ईस्वी में, उसी समय इसने गुप्त संवत चलाया, यानी कि गुप्त संवत का प्रवर्तक कौन था? तो चंद्रगुप्त प्रथम था। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग यह किस वंश का शासनकाल कहा जाता है? तो गुप्त का शासनकाल। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।